नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शमसुर रहमान फारूकी द्वारा लिखी कई चांद थे सरे आसमां का 18वां बाब। फर्रुखाबाद। पहली मंजिल पर पहुंचकर वो ठहरे नहीं, लेकिन 4 घुड़सवार वहां उनके इंतजार में थे। यह इंतजाम वह दोपहर के वक्त ही कराए थे। 2 सवारों के पास फ्रांसीसी तर्ज की राइफल थी और 2 के पास हिंदुस्तानी दुगाड़े। दूर तक मार करने के लिए राइफलें बेहतर थीं और नजदीक निशाना लगाने, खासकर भीड़ को तितर बितर करने के लिए हिंदी दुगाड़े से बेहतर कोई हथियार न था। इसमें हिंदुस्तानी छर्रे, जिन्हें अंग्रेजी में बर्ड शॉट कहते थे, और अंग्रेजी गराब, जिसे अंग्रेजी में ग्रेप शॉट कहते थे, दोनों चल जाते थे। चारों मुहाफिजों के पास सेल भी थे। ये नेजे से छोटे और बल्लम से हल्के होने के सबब फेंक कर मारे जा सकते थे और आमने सामने की जंग के लिए भी मुनासिब थे। चारों सवारों के पास एक एक बादबान भी था, जिसे वो सफर के दौरान हर वक्त रोशन रखते थे। लेकिन मुसाफिरों के घोड़े एकदम अंधेरे में रखे जाते। 2 मुहाफिज कोई 50 कदम आगे रहते और 2 मुसाफिरों के जरा पीछे। हथियारबंद सवारों की हिफाजत में वो सारी रात चलते रहे। खाली घोड़ों की वजह से यह मुमकिन हो सका था कि हर घंटे के बाद वो जरा देर रुकते, घोड़े बदलते और आगे चल देते। बांदी कुई पहुंचते पहुंचते सुबह होने लगी थी। उन्होंने सराय में डेरा डाला और सुबह को काजी के दरबार में पेश हुए कि ये कनीजें हमने मोल ली हैं। अब हम इनसे निकाह के ख्वाहिशमंद हैं और इसी गरज से आपके दरबार में हाजिर हैं। काजी ने हुक्म दिया कि दुखियारिनों को पहले आजाद कर दिया जाए। यह कार्रवाई फौरन मुकम्मल हो गई तो काजी ने मुनासिब मगर मामूली पूछताछ की और अपनी वकालत और हथियारबंद सवारों की गवाही पर सुन्नी मुसलमानों के तरीके से निकाह पढ़ दिया। इस वाकये के 11 महीने बाद मेरे आला हजरत, मेरे बाबू जनाब याकूब बडगामी, खुदा उन पर रहमत करे और उन्हें बख्शे, और मेरी प्यारी अम्मी बीबी जमीला के यहाँ मेरी पैदाइश हुई। अक्टूबर 1793। आदरणीय पैगंबरों के नाम पर नाम रखने की पुरानी रस्म को जारी रखते हुए मेरे वालिद मरहूम ने मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ रखा। मेरे चचा साहब के यहाँ कोई औलाद न हुई। दोनों भाइयों में पहले किसी मोहब्बत और मिलनसारी कायम रही, जो पैदाइश से जुड़े भाईचारे से बढ़कर सच्ची दोस्ती के दर्जे को पहुंच गई थी। एक की कमी एक पूरी करता था, एक की मुश्किल एक हल करता था, एक का गम एक उठाता था। बांदी कुई में निकाह और वलीमे के 2 दिन बाद वहां से कूच हुआ। दोनों भाइयों ने एहतियात के तौर पर एक राय से फैसला किया था कि जयपुर और मेवाड़ के जिलों को बहुत दूर छोड़कर फर्रुखाबाद में जाकर बसा जाए। बांदी कुई से निकलकर गंगापुर, बयाना, फतेहपुर सीकरी होते हुए वो बड़े आराम से 8 दिन में अकबराबाद पहुंच गए थे। वहां कुछ दिन ठहरने के बाद फिरोजाबाद, मैनपुरी और ब्यावर होते हुए फतेहगढ़ में फिरंगी साहिबान की छावनी से कतरा कर निकलते हुए उन्होंने फर्रुखाबाद पहुंचकर दम लिया। फर्रुखाबाद में बसने की सबसे बड़ी राज यह थी कि अब वहां मराठों का जोर बहुत कम हो गया था। 4 दहाई पहले सफदरजंग और राजा नवल राय के हमले का जवाब तुर्की ब तुर्की देने के बाद 1750 में नवाब अहमद खां बंगश और फिर उनके बेटे और इस वक्त के नवाब दिलेर हिम्मत खां मुजफ्फर हुसैन बंगश मुजफ्फर जंग के सामने तख्ता नशीन की तारीख 1771 में चैन ही चैन था। आला हजरत दहली भी नवाब दिलेर हिम्मत मुजफ्फर जंग पर मेहरबान थे। फिरंगी साहिबान अपना रसूख बढ़ा रहे थे और उन्होंने फतेहगढ़ में अपनी छावनी बनाकर वहां बंगाली पैदल बरकंदाजों, मतलब बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक पलटन भी खड़ी कर दी थी। लेकिन वो किसी से भिड़ंत न करते थे। एक तरह से यह मुल्क दिल्ली सल्तनत में तो था ही, लेकिन उसे नवाब के अलावा फिरंगियों की भी सरपरस्ती हासिल थी। दौलत हर तरफ से बरस रही थी।
कश्मीरी कालीनों या मेवों की तिजारत की यहाँ कोई गुंजाइश न थी, लेकिन हुनर और कारीगरी की तरफ अपने मिजाज की वजह से, और इस वजह से भी कि वहां सोने के जेवरों का बहुत चलन था, भाइयों ने सादाकारी अपना ली और फर्रुखाबाद की पुरानी दस्तकारी यानी कपड़े पर नक्काशी और कलमकारी की तरफ भी ध्यान दिया। और बहुत जल्द आला दर्जे के सादाकार और नए नए नक्शों और नमूनों के निर्माता के तौर पर उन्हें हर जगह हाथों हाथ लिया जाने लगा। कपड़े पर कलमकारी का काम मुसलमानों की एक कौम के हाथ में था, जिसे पेशे के लिहाज से छपेरा और कौमियत के लिहाज से साध कहते थे, और अब भी उनके यही नाम है। आमतौर पर वो किसी गैर को अपने हुनर के राज भी न बताते थे। किसी और को इस पेशे में धंसने देना तो दूर की बात रही, लेकिन मेरे बाप चचा ने कुछ ऐसे करिश्मे किए कि वो लोग गोया इनके मुरीद हो गए। सादाकारी में भी दोनों भाइयों ने बहुत नाम और रुपया कमाया। फिरंगियों की कुछ औरतें तो उनकी सादाकारी की इस कदर दीवानी थीं कि बात बात पर कुंदनी कलदार अशरफियां या शाह आलमी अशरफियां उनके सामने डाल देती थीं कि बयाने के तौर पर रख लीजिए और हमारा काम जल्द कर दीजिए। फर्रुखाबादी रुपए तो हर कोई लिए आता था। फर्रुखाबाद के छपेरों से रब्त जब्त का एक फायदा यह भी था कि ये लोग मुसलमान होने के बावजूद अपनी रस्मों और आदतों में हिंदुओं के बहुत करीब थे। मारवाड़ी जाट नस्ल होने के नाते मेरी माँ और खाला में भी हिंदूपन बहुत था। इस वजह से उनकी औरतों और मेरी माँ और खाला में बहुत मेलजोल हो गया था, और वतन का दाग उनके दिलों से बहुत जल्द धुंधला होने लगा। कोई 10 साल आराम से गुजरे। कंपनी बहादुर का दबदबा और प्रभुत्व साल दर साल बढ़ता गया, और अब तो इतना बढ़ गया कि हमारे हुजूर नवाब कामोबेश नाकारा होकर रह गए। उधर मुगल राजधानी दिल्ली मुबारक पर मराठों का रसूख बढ़ता ही चला जा रहा था। क्या गंगा और रामगंगा की बाढ़ होगी जो मराठों की बाढ़ जमुना किनारे के इस नेक बुनियाद वाले शहर पर थी। फर्रुखाबाद और उसके नीचे तमाम फिरंगी, दिल्ली और उसके इर्द गिर्द तमाम मराठे, एक का उरूज दूसरे के उत्थान के लिए भी राह और बहाने बनाता था। 22-23 वर्ष पहले शाह जमजहा हजरत अली गौहर रियाया परवर आफाक महावर ने अंग्रेजों का साथ छोड़कर इलाहाबाद से दिल्ली का रुख किया था और मराठों की दोस्ती पर कबूलियत की मुहर लगाई थी। भला अंग्रेज जैसी कुटिल कौम यह तौहीन कहाँ भूल सकती थी। तब से वो अपनी जड़ें जगह जगह लगातार फैलाते रहे। शुजाउद्दौला बहादुर के हाथों उन्होंने हाफिजुल मुल्क हाफिज रहमत खां को कटवाकर रहमत खानी बड़े चुड़ैलों को तितर बितर कर दिया। मात खाने वाले शहीद हाफिजुल मुल्क के बाद अब सिर्फ मोहम्मद खानी बंगश रुहेले रह गए थे, जिनसे अंदेशा था। कंपो की छावनी की एक टुकड़ी को फिरंगियों ने फतेहगढ़ में डाल ही रखा था। अब नवाब लाट लेक साहब बहादुर की कमान में बड़ी फौज, ग्रैंड आर्मी तैयार की जाने लगी, और फतेहगढ़ में उनका दबाव इस कदर बढ़ा कि नवाब मुजफ्फर जंग ने 1802 में अपने इलाके का इंतजाम 1.25 लाख रुपए सालाना खैराज के बदले कंपनी बहादुर को दे दिया। अब फिरंगी बंगश हुकूमत के पूरे इलाके के मालिक बन बैठे। तो दोस्तों, ये था कई चांद थे सरे आसमां का 18वां बाब। अब हम पेज नंबर 129 पर आ चुके हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सुनने के लिए शुक्रिया।